आज एक नई ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। यह है जिद्दू कृष्णमूर्ति। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर फैन ऑफ हिम। हम ही नहीं, बहुत सारे लोग उनके बहुत दीवाने हैं। उनकी कहानियाँ, उनकी चीज़ें, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं जे कृष्णमूर्ति की, उनकी जीवनी को लेकर। अध्याय पहला शुरू होता है। क्या बालक कृष्णा का कुछ हुआ? कृष्णमूर्ति के जीवन में सबसे अद्भुत बात यह रही कि उनकी किशोरावस्था में जो भविष्यवाणियां की गईं वे सभी सच साबित हुई, लेकिन जो सोचा गया था उससे बिल्कुल अलग ढंग से। कृष्णमूर्ति के विकास को समझने के लिए थियोसॉफी से संबंधित रहस्यवाद की थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसी वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में अमेरिका में हुई। उसका उद्देश्य था सार्वभौम मानवीय बंधुत्व के केंद्र का निर्माण करना। रूस के एक असाधारण रहस्यदर्शी, अतीन्द्रिय दृष्टि रखने वाली एक चमत्कारी मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की ने कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। कर्नल अमेरिकी गृह युद्ध के सेवानिवृत्त सिपाही थे। पराविद्या में उनकी गहरी रुचि थी, जिसे हम कल्ट साइंस कहते हैं। उनके अनुसार उनके पास भी अतीन्द्रिय क्षमताएं थी। पराविद्या, अगर मैं थोड़ा सा इंसाइट डालना चाहूँ तो आप इसकी राय से आप अपनी दोनों फिंगर जो होती है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जहाँ ये दोनों जोड़ी होती हैं, वहाँ से आपको एक लाइन अंदर की तरफ जाती हुई मिलेगी। जिन लोगों के पास पराविद्या होती है, ज्योतिष के अनुसार उनके हाथ में ये सिंबल बनता है, एक लाइन सी निकली हुई मिलेगी आपको पराविद्या की। और ये जितना गहन पराविद्या वाला व्यक्ति होता है, नॉलेज वाला व्यक्ति, क्योंकि जरूरी नहीं सबको समझ में आए, तो ये लाइन उतनी ही लंबी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये सबके हाथ में नहीं होती है। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। इनकी स्थापना की थी। कर्नल अमेरिकी गृह युद्ध के सेवानिवृत्त सिपाही थे। पराविद्या में उनकी गहरी रुचि थी। उनके अनुसार उनके पास भी अतीन्द्रिय क्षमताएं थी। अतीन्द्रिय मतलब जो नॉर्मल सेंसेस से अलग, हम सिर्फ हार मास का शरीर नहीं है। आजीवन घनिष्ठ रहने वाली इस जोड़ी ने, जैसा कि ऑलकॉट ने स्वीकार किया, पूर्व की प्राचीन परंपराओं के प्रभाव में आकर अपने रहस्यवादी संप्रदाय का मुख्यालय 1882 में मद्रास के दक्षिण में स्थित अड्यार नामक की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर एक विशाल से परिसर में स्थानांतरित कर दिया। यहाँ पर अड्यार नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। भारत के सबसे विशाल बरगद के पेड़ों में से एक यहाँ पर है और करीब मील भर लंबा नदी का मुहाना सागर के निर्जन रेतीले तट से मिलता है। सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय तभी से यहीं पर मौजूद है। इसका विशाल परिसर बढ़ता जा रहा था। नई इमारतों का निर्माण हो रहा था। यहाँ से ही सोसाइटी की गतिविधियां तेजी से पूरे विश्व में फैली। मानवीय बंधुत्व और सर्वधर्म संभाव में आस्था का विचार मात्र सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए पर्याप्त था, परंतु इसके अतिरिक्त सोसाइटी की हृदय स्थली में एक एसोटेरिक सेक्शन, गुह्य विद्या विभाग भी था, जिसकी सदस्यता केवल तभी प्रदान की जाती थी जब प्रार्थी ने सोसाइटी के प्रति अपनी निष्ठा और उपयोगिता प्रमाणित कर दी हो। एसोटेरिक सेक्शन हार्टफुलनेस वाले एक एसोटेरिक सिंबल की बात करते हैं। आप कभी इनसे पूछ सकते हैं। आपके आसपास ऐसे वॉलंटियर्स मौजूद होंगे, ट्रेनर्स मौजूद होंगे जो इसके बारे में जानते हैं। आप चाहें तो उनसे पता कर सकते हैं। वो एक अलग चीज़ है, इसीलिए दोनों को आपस में मिक्स नहीं करते। एसोटेरिक सेक्शन है ये, ने विभिन्न धर्मों की प्राचीन ज्ञान संपदा में से महान आध्यात्मिक विभूतियों के पदानुक्रम को ग्रहण किया और उसे ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड का नाम दिया। उन्होंने मनुष्य के लिए जन्म जन्मांतर की यात्रा के पश्चात अंत में पूर्णत्व की प्राप्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य था कि अंततः प्रत्येक मानव पूर्णत्व को प्राप्त होगा, चाहे कितने ही जन्म लेने पाए।
इससे इस बात की ओर संकेत मिलता था कि मानव क्रमिक विकास की अलग अलग अवस्थाओं में है। सोसाइटी ने मास्टर महात्मा के रूप में पूर्ण आत्माओं को स्वीकार किया जो कि कर्म के चक्र से मुक्त थे। कर्म चक्र के अटल नियम के अनुसार हम भला बुरा जो भी बोते हैं वही पाते हैं तथा जन्म जन्मांतर के पश्चात मानव जाति के क्रमिक विकास में सहयोगी बनने के लिए हमारा चुनाव किया जाता है। बहुत से मास्टर हैं, किंतु उस समय जिन दो मास्टरों ने सोसाइटी को अपने विशेष संरक्षण में लिया वे थे मास्टर मौर्य और मास्टर कुथोमी। मैडम ब्लावत्स्की के समय में ऐसा विश्वास किया जाता है कि दोनों मास्टर तिब्बत की किसी गहरी घाटी में पराभौतिक मानव शरीर धारण किए हुए एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते थे। वहां से वे अक्सर विश्व के बाकी हिस्सों में विचरण के लिए निकलते थे। आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो इसी चैनल में थर्ड आई अपलोड की गई है, आप उसे पढ़ लें, आपको कुछ अनुभव इससे मिल जाएगा। वे तिब्बत में रहते हुए भी स्वयं को मूर्त भौतिक रूप में परिवर्तित करके पत्रों के माध्यम से सोसाइटी के संचालकों से संवाद स्थापित कर सकते थे। मैडम ब्लावत्स्की का ऐसा दावा भी था कि वह तिब्बत में महीनों मास्टरों के साथ रह चुकी थी तथा जिन गो विद्याओं की वह सदा अभिलाषी रही उनकी प्राप्ति उन्हें स्वयं के द्वारा अंगीकृत मास्टर मौर्य द्वारा हुई, जिन्हें आगे चलकर उन्होंने अपने बृहत्काय बिगेस्ट ग्रंथों में आइसिस अनवेल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के रूप में विश्व को सौंपा। इसके अलावा एसोटेरिक सेक्शन के माध्यम से भी उन्होंने यह कार्य किया। आध्यात्मिक महात्माओं के पदानुक्रम में मास्टर से भी ऊपर लॉर्ड मैत्रेय बोधिसत्व थे तथा सन 1909 में कृष्णमूर्ति की खोज किए जाने के समय थियोसॉफी के अनुयायियों द्वारा ऐसा माना जाता था कि जिस प्रकार 2000 साल पहले बोधिसत्व ने नव धर्म के प्रतिपादन के लिए जीसस के शरीर को चुना था, उसी प्रकार अब कृष्णमूर्ति को चुना गया है। संसार को जब विशेष आवश्यकता होती है तब बोधिसत्व मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। पदानुक्रम में इनसे ऊपर बुद्ध समेत और भी महान विभूतियाँ थीं। 1891 में मैडम ब्लावत्स्की का देहांत हुआ और उसके बाद 1907 में सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कर्नल ऑलकाट का श्रीमती एनी बेसेंट सोसाइटी की अध्यक्ष चुन ली गई और अड्यार उनका घर हो गया। वे और उनके प्रमुख सहयोगी चार्ल्स बैब्स्टर लेडबीटर, जो पहले इंग्लैंड के एक चर्च में पादरी थे और मैडम ब्लावत्स्की के शिष्य भी थे, दोनों अतीन्द्रिय क्षमताओं के धनी थे। हालांकि बाद में श्रीमती बेसेंट ने अपनी अतीन्द्रिय शक्तियां एक तरफ रख दी और अपनी अधिकांश ऊर्जा भारत के होम रूल आंदोलन को समर्पित कर दी। मास्टरों से घनिष्ठ संपर्क की बात दोनों ने स्वीकार की। श्रीमती बेसेंट के मास्टर मौर्य थे जबकि लेडबीटर के कुथोमी। लेडबीटर अपने मास्टर के प्रवक्ता बन गए और मास्टर के निर्देशों का अनुपालन करते हुए संसार में उनके अनुयायियों का शिष्यत्व के गुरु पथ पर मार्ग निर्देशन करने लगे। पर्याप्त रूप से विकसित शिष्यों की तरफ ध्यान देने के लिए मास्टर स्वयं तैयार रहते थे। इस पथ पर पहली सीढ़ी परिवीक्षा प्रोवेशन थी, दूसरी स्वीकरण एक्सेप्टेंस और उसके बाद 4 दीक्षाएं जिनका अंत 5वीं प्रमुख दीक्षा एडेप्टहुड में होता था, जो कि पूर्णत्व की प्राप्ति निर्वाह थी। लेडबीटर के अनुसार मास्टर अब भी तिब्बत की उसी घाटी में उन्हीं शरीरों में रहते थे जिनमें मैडम ब्लावत्स्की ने उन्हें जाना था तथा चमत्कारी ढंग से उन्होंने अपने शरीर को वृद्ध होने से बचा रखा था। यद्यपि वे अपनी घाटी को नहीं छोड़ते थे, फिर भी सूक्ष्म तल पर उनके स्थान पर पहुंचकर उनसे मिला जा सकता था। लेडबीटर शिष्यत्व के वास्ते परीक्षार्थियों को सोते समय सूक्ष्म शरीरों में मास्टर कुथुमी के घर ले जाते थे और प्रातः इस बात की घोषणा करते थे कि पथ के जिस चरण की उपलब्धि वे परीक्षार्थी चाह रहे थे वे उसमें सफल हुए या नहीं।
इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका प्रयोग रेड बीटर अपने शिष्यों के ऊपर करते थे कि वे उनमें तथा मास्टर में तथा अन्य बताए गए देव पुरुषों के अस्तित्व में इतनी श्रद्धा के साथ विश्वास करने रखते थे। इनके विश्वास से पैदा होने वाली ईर्ष्या और दंभ का भी अनुमान लगाया जा सकता है। रेड बीटर निश्चयपूर्वक यह मानते थे कि वह और श्रीमती बेसेंट कृष्णमूर्ति के अड्डा पहुंचने के समय इतने विकसित थे कि वे दोनों चौथी श्रेणी अर्थात अरहत में दीक्षित हो चुके थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म चेन्नई और बेंगलोर के बीच स्थित एक पहाड़ी कस्बे मदनापल्ली में 11 मई सन 1895 को हुआ था। पिता जिद्दू नारायणय्या का विवाह अपने रिश्ते की ही संजीवम्मा से हुआ था, जिनसे 10 संतानों का जन्म हुआ। उनमें से कृष्णमूर्ति 8वें थे। तेलुगु भाषी इस विशुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण परिवार की हालत भारतीय मानदंडों के अनुसार कोई बुरी नहीं थी। नारायणय्या ब्रिटिश सरकार के राजस्व विभाग में अधिकारी थे। सेवानिवृत्त होने से पूर्व वे जिला मजिस्ट्रेट के पद तक पहुंच गए थे। नारायणय्या थियोसॉफी के अनुयायी थे और संजीवम्मा श्री कृष्ण की उपासिका। 8वें बच्चे को उन्होंने अपने आराध्य का नाम दिया। संजीवम्मा को ऐसा कुछ पूर्वाभास हो गया था कि उनका 8वां बच्चा असाधारण होगा और इसलिए उन्होंने अपने पति के विरोध के बावजूद इस बात का निश्चय किया कि उनका यह बच्चा पूजा गृह में ही जन्म लेगा। एक ब्राह्मण लेखक ने कहा कि पूजा गृह में प्रवेश केवल स्नान और धोए हुए साफ सुथरे वस्त्र पहनने के पश्चात ही किया जा सकता था। धार्मिक रीति के अनुसार इस कमरे में बच्चे का जन्म अशोभनीय था। इस जगह जन्म, मृत्यु और मासिक धर्म प्रदोष के सूचक माने जाते थे। इस सब के बावजूद बच्चे का जन्म उसी कमरे में हुआ। संजीवम्मा के अन्य बच्चों की तुलना में यह एक निरापद प्रसव था। दूसरे दिन प्रातः एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने शिशु की जन्म कुंडली बनाई और बच्चे के एक बहुत महान व्यक्ति बनने की भविष्यवाणी की। सालों तक भविष्यवाणी के पूर्ण होने के कोई आसार नजर नहीं आए। ज्योतिषी जब भी नारायणय्या से मिलते तो पूछते, क्या बालक कृष्णा का कुछ हुआ? प्रतीक्षा करो, मैंने सत्य ही कहा है। एक दिन वह महान और अद्भुत व्यक्ति बनेगा। 2 वर्ष की आयु में बालक कृष्णा मलेरिया से मरते मरते बचा। इसके बाद कई सालों तक वह मलेरिया की दवाओं और जबरदस्त नक्सीर से पीड़ित रहा, जिसके चलते वह स्कूल से दूर और माँ के ज्यादा नजदीक रहा। माँ के साथ मंदिर जाना उसे अच्छा लगता। वह इतना खोया खोया सा स्वप्निल बालक था और पढ़ाई के काम में जिससे उसे नफरत थी इतना पिछड़ा था कि शिक्षक उसे मंदबुद्धि समझते थे। इस सब के बावजूद वह चीज़ों को अत्यधिक ध्यानपूर्वक देखने वाला बालक था, जैसा कि वह आजीवन बना रहा। देर तक खड़े खड़े पेड़ों बादलों को देखना, फूलों व कीड़ों को बैठकर घूरते रहना। स्वभाव से वह बेहद उदार था। वह दूसरी विशेषता थी जो जीवन भर उसके साथ रही। स्कूल से अक्सर वह बिना पेंसिल से लेटर किताब के लौट आता। पता चलता किसी गरीब बच्चे को वो चीज़ें भेंट कर आया है। सुबह भिक्षा मांगने वाले घर आते। प्रचलन के अनुसार कच्चे चावलों का दान किया जाता। माँ कृष्णा को दान बांटने के लिए भेजती और कृष्णा पहले भिक्षु की झोली में ही सारा चावल डालकर चला आता तथा और चावल की मांग करता। और शाम को जब भिक्षु गर्म पका भोजन मांगने आते तो नौकर उन्हें भगाने का प्रयास करते। तब कृष्णा ने देखते ही भोजन लाने के लिए घर के भीतर दौड़ पाता। संजीवम्मा बच्चों के लिए जब कोई मिठाई बनाती, कृष्णा अपने हिस्से में से भी भाइयों को बांट देता। कृष्णा के स्वभाव में एक और विशेषता थी जो विचित्र रूप से उसकी स्वप्निल प्रकृति से मेल नहीं खाती थी। वह थी यंत्रों से प्रेम। इसका पता तब चला जब एक दिन उसने पिता की घड़ी के सारे पुर्जे अलग कर दिए, यह जानने के लिए कि यह काम कैसे करती है। इसके बाद उसने स्कूल जाने और खाना खाने तक से इनकार कर दिया, जब तक कि उसने फिर से घड़ी को जोर जार कर चालू नहीं कर दिया। शायद वह इसमें कामयाब भी हुआ। कृष्णा और उससे 3 साल छोटे भाई नित्या का आपस में विशेष जुड़ाव था। स्कूल में नित्या जितना कुशाग्र और तेज था, कृष्णा उतना ही अनिश्चित और उसे पढ़ाना मुश्किल काम था। और जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, कृष्णा अपने छोटे भाई पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहने लगा। सन 1904 में कृष्णा की सबसे बड़ी बहन की मृत्यु हुई। 20 वर्ष की लड़की बहुत ही आध्यात्मिक स्वभाव की थी।
बहन की मृत्यु के बाद कृष्णा ने पहली बार अपनी अतीन्द्रिय क्षमता का परिचय दिया। उस मृत लड़की को उसने और माँ ने बगीचे में एक विशेष स्थान पर अक्सर देखा। अगले वर्ष कृष्णा जब 10.5 साल का था, परिवार के ऊपर एक और अधिक भयानक विपत्ति टूट पड़ी। स्वयं संजीव अम्मा का देहांत हो गया। मृत्यु के बाद कृष्णा ने अपनी माँ को पहले से भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा। नारायण्या ने इस तथ्य की पुष्टि की। सन 1907 में 52 साल की आयु में नारायण्या अनिवार्यता सेवानिवृत्ति कर दिए गए। पेंशन के रूप में पहले मिल रहे वेतन का आधा भाग स्वीकृत हुआ। तब उन्होंने किसी भी रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए अड्यार में श्रीमती बेसेंट को लिखा। हालांकि वह रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। सन 1882 से ही सोसाइटी के सदस्य थे। थियोसॉफी में सभी धर्मों का समावेश था। उन्होंने लिखा कि वह एक विधवा है। उनके 5 से 15 साल के 4 पुत्र हैं और अपनी एकमात्र पुत्री के विवाह के बाद अपने पुत्रों की देखभाल करने के लिए वह अकेले ही हैं। कृष्णा 8वां बच्चा था, जो 2 छोटे भाई और एक बहन जीवित थी। इसका मतलब है 20 साल की लड़की के अलावा 4 बच्चे और मर चुके थे। श्रीमती बेसेंट ने उनके प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि एक तो निकटतम स्कूल 3 मील के फासले पर है और फिर बच्चे परिसर के शांत वातावरण में बाधा बन सकते हैं। सौभाग्यवश नारायण्या अपने आग्रह पर डटे रहे और आखिरकार सन 1908 के अंत में उन्हें असिस्टेंट सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई। 23 जनवरी 1909 को वह अपने बच्चों के साथ अड्यार आ गए। परिसर में कोई आवास उपलब्ध न होने के कारण बाहर एक खस्ताहाल कॉटेज में उन्हें रहना पड़ा, जिसके भीतर सफाई का कोई प्रबंध नहीं था। बच्चे जब वहां पहुंचे तो उनकी शारीरिक दशा बेहद खराब थी। कुछ समय के लिए नारायण्या की बहन भी अपने पति से झगड़कर घर की देखभाल के लिए आ गई। ऐसा लगता है कि वह एक फुहर स्त्री थी जो खाना बनाना भी ठीक से नहीं जानती थी। सबसे बड़े लड़के शिवराम की इच्छा डॉक्टर बनने की थी। उसने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना नाम लिखा लिया था। 14 साल से कम के कृष्णा और 11 साल से कम के नित्या को रोजाना 6 मील पैदल चलना पड़ता था। मायलापुर स्थित पेन्नातूर सुब्रमण्य हाई स्कूल जाने आने में अपनी मूर्ता के लिए कृष्णा को वहां लगभग रोज बैंत खानी पड़ती थी। 5 साल का छोटा सदानंद शारीरिक और मानसिक तौर पर इस लायक नहीं था कि स्कूल जा सके। शेष जीवन भी वह इसी हालत में रहा। 1906 में 56 साल की आयु में चार्ल्स रेड बीटर सेक्स से जो एक विवाद में फंस गए, जिसने पूरे विश्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। शिक्षक के रूप में ख्याति अर्जित करने के बाद रेड बीटर 1900 से 1905 के बीच व्याख्यान संबंधी लंबे दौरों पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे। लोगों को थियोसॉफी में दीक्षित करने और किशोर बालकों को विशिष्ट निर्देशन देने। तभी शिकागो के 2 लड़कों ने अपने अभिभावकों के सामने जाहिर है बिना किसी साजिश के तहत यह स्वीकार किया कि रेड बीटर उन्हें हस्त मैथुन के लिए प्रोत्साहित करते रहे। यह वह समय था जब समलैंगिकता को ही घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, बल्कि हस्त मैथुन के बारे में तो यह धारणा थी कि वह दिमागी असंतुलन और अंधेपन की ओर ले जाता है। श्रीमती बेसेंट को जब यह खबर मिली तो उन्होंने बहुत व्यथित होकर रेड बीटर को लिखा कि यौन सुचिता दीक्षा की सबसे प्राथमिक जरूरतों में से एक है। रेड बीटर ने जवाब दिया कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उन्होंने यदि हस्त मैथुन की सलाह दी भी है तो यह समझते हुए कि यौन विचारों से ग्लानिपूर्ण ढंग से आक्रांत होने की अपेक्षा इसमें कहीं कम बुराई है। इसके बावजूद उन्होंने वचन दिया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के भीतर वह फिर कभी इसकी वकालत नहीं करेंगे, लेकिन श्रीमती बेसेंट की खातिर ना कि इसलिए कि वह इसमें विश्वास नहीं करते। इन आरोपों का जवाब देने के लिए रेड बीटर को लंदन के ग्रॉसनर होटल में एक काउंसिल मीटिंग में 16 मई 1906 को उपस्थित होना पड़ा। ऐसा करने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा सोसाइटी को सौंप दिया। चर्चाओं से बचने के लिए भारत में सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल ऑलकॉट ने वह इस्तीफा मंजूर कर लिया। इससे उन बहुत से सदस्यों को भारी रोष हुआ जो सुनवाई के समय अपनी सफाई न देने वाले रेड बीटर को सोसाइटी से निष्कासित करने के पक्ष में थे। इस पूरे प्रकरण के बाद रेड बीटर शांत होकर करीब 3 साल तक इंग्लैंड या जर्सी के देहातों में रहे। इस दौरान सोसाइटी के पुराने मित्रों ने उनकी आर्थिक सहायता की। कभी कभार वह यूरोप का चक्कर लगा लेते थे और निजी तौर पर पढ़ाते भी थे। अधिकांश पुराने शिष्यों ने उनकी सुचिता में पूर्ण विश्वास जताया। सन 1907 में
श्रीमती बेसेंट भारी बहुमत के साथ सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई। एक तीव्र अभियान के बाद 1908 के आखिर में वह रेड बीटर को फिर से सोसाइटी में लाने में कामयाब रही। हालांकि रेड बीटर ने फिर कभी कोई औपचारिक पद ग्रहण नहीं किया। श्रीमती बेसेंट ने उनको भारत आने का बुलावा भेजा। 10 फरवरी 1904 को वे अड्यार पहुंचे। तब तक नारायण्या को वहां आए 3 सप्ताह भी नहीं हुए थे। हेडक्वार्टर की इमारत के नज़दीक एक छोटे से ऑक्टेगन रिवर बंगले में रेड बीटर रहने लगे। पूरे विश्व में आने वाली डाक को संभालना उनका मुख्य काम था। अपने साथ सेक्रेटरी के रूप में एक युवा डचमैन योहान वॉन मानन को वह साथ ले आए थे। असुरिपी के जानकार एक युवा अंग्रेज अर्नेस्ट वुड से भी उन्हें सचिवीय कामों में मदद मिलती थी। यह अंग्रेज 3 माह से अड्यार में था और मासिक पत्रिका द थियोसॉफिस्ट के लिए काम कर रहा था। वुड एक साधारण से आवास में रहता था। उसके बराबर के कमरे में सुब्रमण्यम अय्यर नाम का एक भारतीय नौजवान रहता था जो नारायण्या का मित्र भी था। ये दोनों पड़ोसी कृष्णा और नित्या से मिल चुके थे और दोनों ही बच्चों के होमवर्क में मदद किया करते थे। रोजाना शाम को समुद्र तट पर जाकर नहाना वान मानन, वुड और सुब्रमण्यम की आदत बन चुकी थी। यहीं पर कृष्णा और नित्या अन्य बच्चों के साथ पानी में खेलते हुए अक्सर दिख जाते थे। वान मानन ने एक दिन रेड बीटर को अपने साथ चलने की सलाह दी क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास था कि एक लड़के में रेड बीटर की दिलचस्पी हो सकती है। रेड बीटर साथ गए और वहां पहुंचते ही कृष्णा पर फौरन उनकी दृष्टि जम गई। जैसा कि उन्होंने कहा, उसके जैसा अद्भुत आभा मंडल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। स्वार्थ का उसमें एक कण तक नहीं था। रेड बीटर ने वुड के सामने भविष्यवाणी की, एक दिन यह बालक महान आध्यात्मिक शिक्षक होगा। वुड को आश्चर्य हुआ क्योंकि होमवर्क कराते समय उसकी दृष्टि में कृष्णा की छवि एक मूर्ख बालक की बन गई थी। कृष्णा को समुद्र तट पर देखे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा कि रेड बीटर ने नारायण्या को अपने लड़के को स्कूल की छुट्टी वाले दिन अपने बंगले पर लाने के लिए कहा। नारायण्या ने ऐसा ही किया। रेड बीटर ने कृष्णा को अपने पास बैठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। फिर वह उसके पिछले जन्मों के बारे में बताने लगे। इसके बाद हर शनिवार और इतवार को यह क्रम चलने लगा। शुरू में नारायण्या हमेशा उपस्थित रहते थे और खुद ही पिछले जन्मों का विवरण नोट करते थे। बाद में वुड यह कार्य शॉर्ट हैंड में करने लगे। सभी जन्मों में कृष्णा को अल्कियोनी का नाम दिया गया। बाद में द थियोसॉफिस्ट में द लाइव्स ऑफ अल्कियोनी क्रमशः प्रकाशित हुआ था। कृष्णा के साथ रेड बीटर की पहली मुलाकात की तारीख निश्चित नहीं है, पर चूंकि श्रीमती बेसेंट बिना इस सब की जानकारी के अमेरिका के व्याख्यान के दौरे के सिलसिले में 22 अप्रैल 1909 को अड्यार छोड़ चुकी थी, इसलिए इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सब उसके बाद ही हुआ होगा। रेड बीटर की समलैंगिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस बात का जोर देना जरूरी है कि यह कृष्णा का बाहरी रूप नहीं हो सकता जिसने रेड बीटर को आकर्षित किया हो। यदि कृष्णा को की अद्भुत आंखों को छोड़ दें तो उस समय उसका चेहरा मोहरा ऐसा कतई नहीं था जो किसी को आकर्षित या प्रभावित कर सके। बहुत ही दुबला पतला, कुपोषण का शिकार, मच्छरों के दंश से ढका, टेढ़े मेढ़े दांत, भावों में भी जू रेंगती हुई, घुटा हुआ सिर, लटकती चोटी। इसके अतिरिक्त उसकी भाव भंगिमा इतनी खोई खोई सी थी कि वह देखने में करीब करीब बॉम ही लगता था। उस समय के जानकार लोगों का कहना था कि कृष्णा और सदानंद के बीच चुनाव करने में बहुत फर्क नहीं पड़ता। वुड के अनुसार शारीरिक रूप से वह इतना कमजोर था कि उसके पिता इस बात को कई बार बोल चुके थे कि इसका मरना तय है। कृष्णा ने खुद आगे चलकर कहा कि उसकी मृत्यु निश्चित तौर पर हो जाती अगर रेड बीटर ने उन्हें खोज नहीं लिया होता। रेड बीटर के साथ अपनी मुलाकात का विवरण कुछ सालों बाद कृष्णा ने अपनी शब्दों में लिखा। जब मैं पहली बार उनके कमरे में गया तो मैं बहुत डरा हुआ था। जैसा कि अधिकांश भारतीय बच्चे विदेशियों के साथ पास जाने से डरते हैं। मुझे नहीं मालूम इस तरह का भय क्यों पैदा होता है। रंग का फर्क निश्चय ही एक कारण हो सकता है, किंतु इसके अलावा उस समय जबकि मैं बच्चा ही था, राजनीतिक आंदोलन बहुत जोरों पर था और इधर उधर की बातों से हमारी कल्पनाओं में हलचल मची हुई थी। मैं यह भी स्वीकार करूंगा कि भारत में रहने वाले यूरोपियन कतई भी हमारे प्रति सामान्य सहृदयता तक नहीं दिखाते थे तथा अक्सर निर्दयता के ऐसे दृश्य देखा करता था जिनकी मेरी करवाहट
जिनसे मेरी करवाहट और बढ़ गई जाती थी। इसे एक ऐसे अंग्रेज से मिलना जो इतना भिन्न था, साथ ही थियोसॉफिस्ट भी था, हमारे लिए अचरज से कम नहीं था। ऑक्टेगन बंगले में इन बैठकों के शुरू होने के कुछ समय बाद ही रेड बीटर ने वुड को बताया कि इस बालक को लॉर्ड मैथवे का माध्यम बनना है, अथवा वर्ड टीचर जैसा कि उन्हें ज़्यादातर पुकारा गया, और उन्हें यानी रेड बीटर को मास्टर कुथुमी ने इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वह बालक को उस नियति के लिए प्रशिक्षित करें। लगता है रेड बीटर इस तथ्य को या तो भूल चुके थे या उसे उन्होंने दरकिनार कर दिया था कि वह पहले भी एक माध्यम का चुनाव कर चुके थे, 14 साल के खूबसूरत से दिखने वाले एक बालक ह्यूबर्ट के रूप में। वह शिकागो के डॉक्टर बेरल वॉन हुक का बेटा था, जो यौन प्रकरण के समय उनके निष्ठावान समर्थक भी रहे थे। अमेरिका की यात्रा के समय शिकागो में श्रीमती बेसेंट ने भावी शिक्षक पर एक सार्वजनिक व्याख्यान में घोषणा की थी कि इस बार हम पश्चिमी जगत में उसके आगमन की राह देख रहे हैं, पूर्व में नहीं, जहां ईसा का आगमन 2000 साल पहले हुआ था। 11 साल की उम्र में ह्यूबर्ट को रेड बीटर ने शिकागो में चुना था। श्रीमती बेसेंट 1907 में उससे मिल चुकी थी और अब दोबारा 1909 में मिलने पर उन्होंने उसकी माँ को समझा बुझाकर अड्यार आने के लिए राजी कर लिया था, ताकि रेड बीटर ह्यूबर्ट को प्रशिक्षित कर सके। माँ और बेटे को वहां नवंबर के मध्य में पहुंचना था। बिना किसी अंदेशे के ह्यूबर्ट का स्थान कोई और ले चुका है। इससे पहले, बहुत पहले, रेड बीटर ने नारायण्या को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि कृष्णा और नित्या को स्कूल से निकालकर उनकी देखरेख में शिक्षित किया जाए। नित्या के बिना कृष्णा कुछ भी करने के लिए राजी नहीं था। 4 निजी अध्यापक इन दोनों के लिए लगाए गए, अर्नेस्ट वुड, सुब्रमण्यम अय्यर, डॉन फेब्रिजियो, रूस पॉली, जो इटालियन नेवी से इस्तीफा देकर थियोसॉफिस्ट बने थे, और डिक क्लार्क, जो अड्यार में नए आए थे और इंजीनियर रह चुके थे। साथ में स्वयं रेड बीटर भी थे, जो बच्चों को इतिहास पढ़ाते, किंतु पढ़ाए जाने वाला सबसे महत्व का विषय अंग्रेजी भाषा थी, ताकि लड़के इस लायक हो जाएं कि जब ये श्रीमती बेसेंट अड्यार लौटे तो भी उनसे बात कर सकें। लड़के पहले से थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे, इस विषय में उन्हें कठिनाई नहीं हुई। जल्द ही वे अपनी मातृभाषा तेलुगु भूल गए और दुर्भाग्य से उनको किसी और भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं बताया गया। कृष्णा और नित्या को साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी भी डिक क्लार्क को सौंपी गई थी। हर समय उनकी जुएं साफ किए जाती, उन्हें स्वच्छ कपड़े पहनाए जाते, उनके आगे के बाल बढ़ने के लिए और कंधे तक लटके पीछे के बाल काट दिए गए। कृष्णा के दांतों को संभालने के लिए प्लेट फिट की गई और हर दिन क्लार्क को उसे कसना पड़ता था। इस सब के अलावा अड्यार में रह रहे एक ऑस्टिन जॉन कोर्टस को उन दोनों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेड बीटर की देखरेख में उन्हें नहलाया और धुलाया गया और यह सुनिश्चित किया जाता कि जांघों के बीच सफाई हो गई है या नहीं। धोती या लुंगी बांधकर नहाने के हिंदुओं के पारंपरिक तरीके पर उनको सख्त एतराज था। पुष्टिदायक आहार पर तो ध्यान दिया ही जाता, साथ में व्यायाम, लंबी दूरी तक साइकिल चलाना, तैरना, टेनिस, जिम्नास्टिक भी अनिवार्य थे। कृष्णा को इन बाहरी गतिविधियों में मजा आता। वह स्वभावतः व्यायाम प्रिय था, पर अपनी पढ़ाई में उसकी हालत अब भी निराशाजनक थी। पढ़ने की बजाय वह खुली खिड़की के करीब खड़ा रहता और मुंह बाएं और बिना किसी खास चीज पर निगाह टिकाए वह न जाने क्या देखता रहता। बार बार रेड बीटर उसे मुंह बंद करने का निर्देश देते। आदेश मानकर वह मुंह बंद कर भी देता, पर कुछ क्षणों बाद वह फिर अपने आप खो जाता। आखिरकार रेड बीटर इतने तंग आ गए कि उन्होंने एक दिन तो कृष्णा की ठुड्डी पर तमाचा जड़ दिया। इस घटना ने उसके बीच के संबंध को समाप्त कर दिया, जैसे कि कृष्णा ने बाद में कहा। उसका मुंह तो बंद हो गया, पर फिर कभी उसने रेड बीटर के प्रति पहले जैसी भावनाएं महसूस नहीं की। शारीरिक देखभाल से भी ज्यादा रेड बीटर का ध्यान लड़कों को गहन विद्याओं में प्रशिक्षित करना था। 1 अगस्त की रात को सोते समय उन्हें सूक्ष्म शरीरों में मास्टर कुतुमी के घर ले गए। मास्टर ने उन्हें परीक्षा अवधि के लिए रख लिया और अगले 5 महीनों तक, जब तक कि कृष्णा को स्वीकार नहीं कर लिया गया, रेड बीटर उन्हें सूक्ष्म शरीर में मास्टर के 15 मिनट के दिशा निर्देश के लिए ले जाया करते थे।
जिसके आखिर में मास्टर अपनी बात को सरल वाक्यों में समेट देते थे। अगली सुबह ऑक्टेगन बंगले में कृष्णा को जो कुछ भी याद है उसे मास्टर के शब्दों में ही लिख देना पड़ता था। डिक क्लार्क और अड्यार में रहने वाली एक महिला ने इस बात की पुष्टि की थी कि ये नोट्स खुद कृष्णा ने बहुत परिश्रम से लिखे थे, सिवाय वर्तनी और व्याकरण में कुछ सहयोग पाने के। इन्हीं नोट्स को बाद में एक छोटी सी पुस्तक एट द फीट ऑफ द मास्टर के रूप में छापा गया, जिसके लेखक का नाम अल्कियोनी दिया गया। इस पुस्तिका का 27 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और यह अब भी छप रही है। अल्कियोनी ने प्रस्तावना में लिखा, ये शब्द मेरे नहीं है, ये मास्टर के शब्द हैं जिन्होंने मुझे शिक्षित किया। श्रीमती बेसेंट 17 नवंबर 1909 को भारत लौटी और कृष्णा से पहली बार मिली। यह उन दोनों के बीच कभी न खत्म होने वाले स्नेह की शुरुआत थी। अल्कियोनी के जन्मों के संबंध में अपने अनुसंधान के बारे में रेड पीटर श्रीमती बेसेंट को तभी लिख चुके थे जब वह यूरोप से वापस लौट रही थी, लेकिन उस बालक को लेकर रेड पीटर की अपेक्षाओं के बारे में उन्हें अड्यार पहुंचने पर ही पता। बनारस में होने वाले थियोसॉफिकल कन्वेंशन में जाने से पूर्व वह 3 सप्ताह अड्यार में रुकी। इस दौरान प्रतिदिन दोनों बालक उनके कमरे में उपस्थित होते और वह उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराती। नारायणन्या और रेड पीटर के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में भी वह अपनी भूमिका निभा रही थी। पिता को इस बात से आपत्ति थी कि बेटों को उनसे लगातार दूर किया जा रहा है। नारायणन्या की सहमति से ही श्रीमती बेसेंट ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब तक वह बनारस में रहेंगी तब तक लड़के उन्हीं के कमरे में रहेंगे। 31 दिसंबर को रेड पीटर ने श्रीमती बेसेंट को यह लिखते हुए तार भेजा कि मास्टर कुथुमी ने सूचित किया है कि वह आज बाद कृष्णा को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं और वह श्रीमती बेसेंट कृपया वहां उपस्थित रहें। रात्रि में जो अनुष्ठान संपन्न हुआ उसकी स्मृति के बारे में लिखते हुए अगले दिन श्रीमती बेसेंट ने रेड पीटर से पूछा कि क्या यह सत्य है कि लॉर्ड मैत्रेय ने कृष्णा का दायित्व हम दोनों को सौंपा है। रेड पीटर ने जवाब दिया, यह सत्य है कि लॉर्ड मैत्रेय ने विधिवत हमें उनका दायित्व ब्रदरहुड की तरफ से सौंपा है। कृष्णा बहुत गहराई से प्रभावित हुआ है और तब से वह बदल गया है। किंतु शीघ्र ही एक बहुत ही दिलचस्प घटना की शुरुआत होनी थी। 1910 की 8 जनवरी को आश्चर्यजनक रूप से दोनों के बीच तार का आदान प्रदान हुआ। रेड पीटर ने बनारस में श्रीमती बेसेंट को तार भेजा। 11 तारीख के लिए दीक्षा का आदेश हुआ। सूर्य द लाइव्स ऑफ अल्कियोनी में मैत्रेय का छद्म नाम स्वयं अनुष्ठान संपन्न करवाएंगे। इसके बाद संवाद जाने का आदेश है। 36 घंटों के एकांतवास आवश्यक होगा। जवाब तुरंत आया। आवश्यकता के अनुसार सीढ़ियों के दरवाजे पर ताला लगाकर श्राइन, पावन कक्ष और मेरे बरामदे के रास्ते को बंद कर दें। जरूरत पड़े तो मेरे सेक्रेटरी और मिसेस ल्यूबक के कमरे का प्रयोग करें। प्रत्येक चीज के लिए आपको मेरा अधिकार प्राप्त है। 10 जनवरी सोमवार की शाम से 12 की सुबह तक कृष्णा और रेड पीटर श्रीमती बेसेंट के कमरे में बंद रहे। नित्या और डिक क्लार्क बाहर लगातार पहरा देते रहे। क्लार्क ने दर्ज किया कि रेड पीटर और कृष्णा 2 रात और 1 दिन के दौरान शुभ मुहूर्त में अपनी काया से बाहर रहे। बीच में कभी कभार और फिर एकाध बार पर्याप्त पोषाहार, प्रायः गर्म दूध ग्रहण करने के लिए वापस आते थे, जिसकी व्यवस्था हम उनके बिस्तर के सिरहाने में कर देते थे। कृष्णा श्रीमती बेसेंट के पलंग पर और रेड पीटर फर्श पर लेटे रहते थे। रेड पीटर द्वारा श्रीमती बेसेंट को लिखे एक पत्र के अनुसार 11 जनवरी को प्रातः कृष्णा यह चिल्लाते हुए उठा कि मुझे याद है, मुझे याद है। रेड पीटर ने कृष्णा से जो कुछ कहा है, जो कुछ याद है, वह बताने के लिए कहा और वे स्मृतियाँ 12 जनवरी के एक बड़े लंबे पत्र में श्रीमती बेसेंट को लिखी गई। रेड पीटर ने श्रीमती बेसेंट को विश्वास दिलाया कि ये स्मृतियाँ कृष्णा ने अपनी शब्दों में लिखी हैं, सिवाय व्याकरण संबंधी कुछ सहयोग और एकाध शब्दों को यहाँ वहाँ रख देने के। कृष्णा ने लिखा कि मास्टर कुथुमुई के घर मास्टर मौर्य थे और साथ में श्रीमती बेसेंट और रेड पीटर भी। वे सभी एक साथ लॉर्ड मैत्रेय के घर पर गए, जहाँ और भी कई मास्टर उपस्थित थे। कृष्णा अपने प्रायोजकों श्रीमती बेसेंट और रेड पीटर के साथ लॉर्ड मैत्रेय के सामने लाए गए तथा लॉर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों का
सही सही उत्तर देने के बाद कृष्णा को ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड में शामिल कर लिया गया। अगली रात कृष्णा को विश्व सम्राट द किंग ऑफ द बर्ड से मिलाने ले जाया गया, जो कि जैसा कृष्णा ने लिखा एक अत्यंत अद्भुत अनुभव था, क्योंकि वहाँ वह एक बालक है जो मुझसे अधिक बड़ा नहीं है, पर असाधारण रूप से सुंदर, प्रभावशाली और वैभवपूर्ण है। और जब वह मुस्कुराते हैं जो सूर्य के प्रकाश के सदस्य लगते हैं, वह सागर की तरह शक्तिशाली है, इसलिए उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं टिक सकता। इस पर भी वह और कुछ नहीं बस प्रेम है, इसलिए मैं उनसे जरा भी भयभीत नहीं हूँ। श्रीमती बेसेंट के कमरे से जब कृष्णा बाहर निकला तो बाहर प्रतीक्षारत लोगों ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। इसके तुरंत बाद खींचे गए फोटोग्राफ से निश्चय ही ऐसा दिखता है कि वह किसी बड़े अद्भुत अनुभव से होकर गुजरा हो। बाद के बरसों में उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहा और द्वारा बताई गई बातों के सिवा। मार्च में नारायणिया कानूनी तौर पर दोनों लड़कों के संरक्षण का दायित्व श्रीमती बेसेंट को सौंपने के लिए तैयार हो गए। अपने कमरे से लगे एक कमरे में वे उन दोनों को ले गई और साथ ही ऑक्टेगन बंगले में उनकी पढ़ाई भी चलती रही। सितंबर में वह उन्हें बनारस ले गई, जहाँ वे उनके साथ उनके घर शांति कुंज में ठहरे। श्रीमती बेसेंट के अनुयायी उन्हें विशिष्ट समूह में से कृष्णा ने 5 लोगों को चुना और पूछा कि क्या वह उन्हें शिष्यत्व की योग्यताओं की सीख दे सकता है, जिनके बारे में उसे मास्टर कुथुई ने शिक्षित किया था। उन 5 में से सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस के 32 वर्षीय प्राचार्य जॉर्ज अरुंडेल और अंग्रेजी के प्रोफेसर E.A. वुडहाउस पीजी वुडहाउस के बड़े भाई भी थे। कृष्णा के ऐसे निवेदन पर हर्षित होते हुए श्रीमती बेसेंट ने लॉर्ड बीटर को लिखा, उसे खेलता हुआ देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, उसे आशीर्वाद दे, वह बड़ी तीव्रता से विकसित हो रहा है। संकोच या भीरुता का कोई लक्षण नहीं दर्शा रहा है, बल्कि एक शालीन और सुरुचिपूर्ण गण है। बड़ी विलक्षणता से उसने जॉर्ज अरुंडेल का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। मास्टर की शिक्षाओं के जो नोट्स उसने बनाए थे उन्हें भेज देने के लिए कृष्णा ने स्वयं लॉर्ड बीटर को कहा। कृष्णा के इस कार्य के बारे में वुडहाउस ने लिखा, विशेषता जिस बात ने हमें प्रभावित किया वह थी उसकी सहजता। किसी प्रकार के पक्षपात या कृत्रिमता का उसमें लेस मात्र भी संकेत नहीं था। वह तब भी शांत स्वभाव के थे, वह प्रतिशाली और आदर से युक्त और सबके प्रति विनयशील। इसके अतिरिक्त जिन्हें वह पसंद करते थे उनके प्रति उनमें एक प्रकार का अनुराग भी दिखता था जो अत्यंत मनोहारी था। ऐसा लगता था कि वह अपनी गौर स्थिति से अनभिज्ञ, उन्होंने कभी परोक्ष रूप से भी इस ओर संकेत नहीं दिया। एक क्षण के लिए भी कभी कभी अपनी वाणी और व्यवहार से इस स्थिति का जरा भी भात नहीं होने दी। दूसरी विशेषता थी उनकी प्रशांत निस्वार्थता। वह अपने को लेकर जरा भी व्यग्र नहीं दिखते थे। हम कोई अन्य श्रद्धालु नहीं थे जो उनमें पूर्णता के अतिरिक्त और कुछ भी देखने को तैयार न होते। हम लोग शिक्षाविद थे, एक उम्र पार कर चुके थे और युवावस्था का भी कुछ अनुभव हमें था। दम्भ या कृत्रिमता का, अपने को पवित्र बालक दिखाने का, आडंबर का यदि उनमें लेस मात्र भी होता तो निस्संदेह हम एक प्रतिकूल निर्णय ले चुके होते। कृष्णा का जीवन भर जैसा स्वभाव रहा उसके साथ वुडहाउस का यह विवरण वस्तुतः मेल खाता है। इसके नीचे कुछ नोट्स दिए हैं। इसमें लिखा है, इन पत्रों को महात्मा लेटर्स कहा गया, जिनमें कुछ ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित है। कृष्णा की जन्म और बचपन की घटनाओं का ब्यौरा नारायणिया ने 1911 में एक अंग्रेज थियोसॉफिस्ट को अड्याल ने लिखवाया था और 2 भरोसेमंद गवाहों की मौजूदगी में उस पर हस्ताक्षर किए। ह्यूवर्ट और स्कीमा अड्याल में 5 वर्ष रहे। बाद में वह ऑक्सफोर्ड चला गया, विवाह किया और शिकागो में अटॉर्नी है। लॉर्ड बीटर के प्रति वह कवाहट से भरा हुआ था। लास्ट 4 लाइव्स ऑफ एनी बेसेंट, पेज नंबर 193। हर साल बारी बारी से अड्याल और बनारस में थियोसॉफी के अधिवेशन होते थे। सोसाइटी की भारतीय शाखा का मुख्यालय बनारस में था। श्रीमती बेसेंट का एक आवास भी यही था। गोवी नाम के पर्वस्थल में एक बौद्ध्यात्म नखरे स्थान, जहाँ गोय परंपरा के राजा हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित सनत कुमार रहते थे।
पुस्तकालय में काम करने वाली एक अधेड़ महिला, जिसका कमरा श्रीमती बेसेंट के बैठक के बगल में था। रेड बीटर की नज़र में उसकी उपस्थिति वहां अनिष्टकारक थी। उसको वहां से स्थायी रूप से हटाने तथा उस कमरे की साफ सफाई कराने का एक बहुत बढ़िया मौका रेड बीटर को मिल गया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। हैव अ स्पेशल डे।